नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाले पर। हमारी पिछली वीडियो में ज्योग्राफी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन आज से हमारा इतिहास, हमारा साझा भविष्य, आधुनिक भारत के इतिहास को कहानियों के माध्यम से देखेंगे। हम आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें एक घटना जो है हमारा असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन को कहानी माध्यम से देखेंगे। इतिहास वही जो कहानियों से बने। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो एक अलग प्रकार का जो सिला होकर पढ़ाने का मन करता है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम असहयोग आंदोलन की तरफ। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन को कहानियों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि यह एक दूसरे से विचारों में अलग थे तथा खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखलाओं में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई। आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई। रॉलेट एक्ट ने आक्रोश को और उत्तेजित कर दिया तथा विशेष रूप से पंजाब में, क्योंकि यहाँ के पुरुषों द्वारा युद्ध में ब्रिटिश सेना की मदद के बदले पुरस्कार की उम्मीद थी। लेकिन इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने राज्य में मार्शल लॉ लागू कर दिया और अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड, जिसने विदेशी शासन की क्रूरता को पूरी तरह उजागर कर दिया, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को करीब ला दिया तथा 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच सहयोग बढ़ा दिया। पंजाब में ज्यादतियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल डायर को सही ठहराते हुए पुरस्कृत किया गया और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, ना कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सभी गतिविधियों ने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर ला दिया। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। गांधी जी, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, ने इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए खिलाफत को एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया, लेकिन गांधी जी के अथक प्रयास ने उन्हें मना लिया। कांग्रेस द्वारा खिलाफत मुद्दे पर लचीला रुख तथा गांधी जी को समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस ने यह महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम एकता तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है। विशेषतः पंजाब घटना की हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण रिपोर्ट से सरकार के प्रति कांग्रेस का मोह भंग हो गया था।
फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे एवं उनका निराकरण करे। तुर्की के प्रति व्यवहार को नरम करे, नहीं तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। अगस्त 1920 में ही तुर्की तथा सहयोगियों के बीच सेब्रीज की संधि की गई। ओटोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। तुर्की को विभिन्न क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। 31 अगस्त 1920 को ही खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी समय 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। फिर भी असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता रहा। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में विशेष अधिवेशन कार्यक्रम तय किए, जिनमें उन्होंने निम्नलिखित पॉइंट तय किए ताकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जा सके, न्यायालयों का बहिष्कार करना, पंचायतों के माध्यम से न्याय एवं कार्य का बहिष्कार करना, विधान परिषदों का बहिष्कार। लेकिन विधान परिषदों के बहिष्कार में CR दास ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम अंदर से उनके साथ मिलकर उनके कार्यों, उनके अधिनियमों का हम विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में और लोगों का मानना था कि इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अब आगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा उनके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देना को कहा गया तथा चरखा काटने को लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित किया गया। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करने को कहा गया। सरकारी सेवाओं का परित्याग किया गया। सरकारी करों का भुगतान न करने का आह्वान किया गया। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार तथा सैनिक, मजदूर व क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए नहीं जाने के लिए मना किया गया कि वो मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए आगे को न जाए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया। तथा साथ ही स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इसी में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया तथा सदस्यता फीस 4 आना प्रतिवर्ष कर दी गई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि तन मन से असहयोग आंदोलन चलाया जाए तो इसे 1 वर्ष में ही हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, एस पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया तथा इसके साथ ही इनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में बंगाल जो है अग्रणी रहा। देश के प्रख्यात वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, CR राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन कीचलू तथा वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद आदि थे। इसी समय गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद का पदक वापस लौटा दिया तथा तिलक स्वराज्य फंड कांग्रेसियों ने बनाया। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का
सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। गुंटूर जिले के पलनाडु में कन्नेगति हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पुल्लारी सत्याग्रह या पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का ही एक भाग था। इसी समय 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध एवं जगह जगह हड़ताल हुई। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी। इनमें अवध किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश एका आंदोलन, उत्तर प्रदेश मोपला विद्रोह जो मालाबार में हुआ था, तथा पंजाब में महंतों के निष्कासन की मांग जो है आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? असहयोग आंदोलन समाज की सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया, चाहे वे मध्य वर्ग के हों या किसान हों, व्यापारी हों, विद्यार्थी हों, महिलाएं हों या हिंदू मुस्लिम एकता हो। मोपला जैसी घटनाओं के बाद भी यह एकता अकल्पनीय है, क्योंकि इतिहास में ना पहले कभी ऐसा हुआ था और ना ही भविष्य में दोबारा ऐसी एकता देखने को मिली। प्रारंभ में मध्य वर्ग के लोगों ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व दिया। आगे बढ़ते हुए क्रम में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से वार्ता कर आंदोलन वापस लेने को कहा और इधर राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधी जी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का दबाव पड़ने लगा। गांधी जी पर दबाव ब्रिटिश सरकारों ने कहा कि आंदोलन वापस ले लिया जाए, लेकिन गांधी जी इस चीज़ से भली भांति परिचित थे कि यह आंदोलन अली बंधुओं तथा गांधी जी के बीच लड़ाने के लिए वापस करने को कहा जा रहा है। और इधर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लोगों ने गांधी जी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का दोबारा दबाव डालने लगे। अंततः गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा तथा प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों पर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया तथा उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी अत्यधिक दुखी होकर आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि राष्ट्रवादी नेताओं ने CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने पर असहमति जताई तथा मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के अपने कारण थे, क्योंकि अब यह आंदोलन पूर्ण रूप से हिंसक संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। गांधी जी को डर था कि कहीं यह हिंसक लोगों के हाथों में आंदोलन न चला जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हिंसक आंदोलन को रक्षा कारणों से कुचलने का दमनकारी प्रयास करती, जिससे यह आंदोलन दम तोड़ देता। इन सभी आभासों से प्रेरित होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह आंदोलन अब उबाऊ होता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। इधर खिलाफत भी अप्रासंगिक हो गया था, क्योंकि तुर्की में तख्ता पलट हो गया था। शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई होती है तो उससे ब्रिटिश के चेहरों को सामने लाकर भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ा जा सकता है। गांधी जी यही विचार को लेकर आगे बढ़ते हुए तथा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था। असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। असहयोग आंदोलन की 3 मांगें कौन कौन सी थी?
पहला था तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। दूसरा, सरकार पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे। तीसरा, स्वराज्य की स्थापना हो। और इन सब को पाने के लिए जो हमारे पास तकनीकें थीं, कौन कौन सी थी, क्या क्या करना है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, नगर पालिकाओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, शराब तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं एवं पंचायतों की स्थापना एवं खादी के उपयोग को प्रोत्साहन देना। आंदोलन के द्वितीय चरण में कर न अदायगी का कार्यक्रम भी अपनाया गया। इसी बीच कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति को अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुछ भीड़ द्वारा की गई हिंसक घटना ने गांधी जी को आंदोलन वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया था। इसी दौरान गांधी जी की पुस्तक यंग इंडिया में उन्होंने कहा था कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक था असहयोग आंदोलन, कहानियों के माध्यम से हमने इसे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, ऐसे ही कहानियों के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।